क्योंकि पूरे रास्ते पर बर्फ़ है, क्योंकि अगर आगे गए तो फिर आगे की जगह ऊपर चले जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पूरा उनका वाहन गिरा था और नीचे वो वाहन पड़ा हुआ है। एकदम जन्नत वाला फीलिंग आ रहा है। रेड जोन स्टार्ट हो गया भाई। अब काला पत्थर हो गया स्नोफॉल से, मतलब बर्फ से हो गया सफ़ेद। तो इस टाइम ये है सफ़ेद पत्थर गुरु डोंगमार लेक। शीत लहर चल रही है भैया, बहुत ज़्यादा ठंडी। ये देखिए, ये है अपनी गुरु डोंगमार लेक। सिक्किम सीरीज के एपिसोड 1 में हम दिल्ली पश्चिम बंगाल होते हुए गंगटोक पहुंचे थे। एपिसोड 2 में गंगटोक से नॉर्थ सिक्किम के लाचेन आए थे। इस एपिसोड 3 में लाचेन से थांगू वैली, काला पत्थर होते हुए गुरु डोंगमार लेक की ओर चलेंगे। इस दौरान जानकारी देंगे कि गुरु डोंगमार लेक कैसे पहुंचे, परमिट कैसे मिलेगा, जाने का सही समय क्या है, बीच में कौन से स्थान आएंगे, कितना खर्चा होगा, पैकेज कौन सा ले, ठगी या स्कैम से कैसे बचे। जी हाँ, टूर पैकेज में आपके साथ धोखाधड़ी भी की जा सकती है। सिक्किम घूमते हुए अन्य कुछ प्रॉब्लम पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में और भी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने शायद पहले इतनी डिटेल के साथ ना सुना हो, ना देखा हो। तो चलें इस एपिसोड 3 का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि मैं लाचेन पहुंच चुका था। होटल के कमरे से ये लाचेन का व्यू है। छोटा सा ये सिटी आगे आने वाले स्थानों के लिए एक बेस कैंप का काम करता है, यानी टूरिस्ट यहाँ रात को ठहरकर अगले दिन काला पत्थर और गुरु डोंगमार लेक जाते हैं। फिर वापसी में यहीं से गुजरते हुए लाचुंग या गंगटोक के लिए निकल जाते हैं। लाचेन में होटल और खाना जो है पैकेज में इंक्लूड होता है। खाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जिसमें रोटी नहीं मिलती, केवल चावल के साथ दाल और एक कोई सब्जी परोसी जाती है। अगर आप पैकेज के बिना आते हैं तो लाचेन में कमरा 1500 रुपये के आसपास मिल जाता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कब आ रहे हैं। अभी हमारी टैक्सी या गाड़ी चलने में समय था, तो मैंने ऐसे ही पास के होटलों की जो है वीडियो बना ली, जिसमें उनका नाम और फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। पास में होटल दिखे तो मैंने खड़े खड़े वीडियो शूट कर ली। बाकी यहाँ और भी काफ़ी सारे होटल्स हैं जिनकी बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। इस टैक्सी में हम आगे जाएंगे। गंगटोक से नॉर्थ सिक्किम का रास्ता उतार चढ़ाव का है, जिसमें कहीं कहीं पर रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए छोटी गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं मिलती। केवल बड़ी गाड़ियाँ जैसे बोलेरो, सूमो, इनोवा, जाइलो, मैक्स, टवेरा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ जाती हैं। इनसे प्राइवेट या शेयरिंग बेस पर जा सकते हैं। टैक्सी लाचेन से गुरु डोंगमार लेक के लिए निकल चुकी है, जो करीब 65 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप में तो 2 घंटे दिखा रहा है, पर 3 घंटे के आसपास का समय लग जाता है। वहाँ घूमकर वापस लाचेन भी आना है और फिर आज ही लाचेन से 50 किलोमीटर आगे लाचुंग भी पहुँचना है। तो इस तरह एक दिन में हमें 180 किलोमीटर का सफ़र करना है। आपको टैक्सी के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। ये हैं हमारे वाहन चालक, जो कि बड़े शांत स्वभाव के हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बस गाड़ी चलाते रहते हैं। अंदर हम कुछ इस तरह से भरे हुए हैं। मैं दिल्ली से सिक्किम अकेले आया हूँ। टैक्सी में कुल 11 व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी में ज़बरदस्ती ठूस दिए गए हो कि चलो भाई अंदर घुसो। ड्राइवर के पास वाली एक सीट पर 2 विराजमान कर दिए गए, मतलब 2 बैठाए गए। पीछे की सीट्स पर भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। लोग घिचापिच जैसी भाषा में बोले तो मतलब सटकर एक दूसरे से, वो इतने ज़्यादा कम स्पेस में, मतलब स्पेस तो है लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा भर लिए गए। थोड़ी बहुत दूर की बात हो तो चलो चल जाता है, लेकिन हमें काफ़ी दूर जाना है जिसमें बहुत समय लगेगा, तो बैठे बैठे दिक्कत होने लगती है, कंफर्ट नहीं मिलता। शेयरिंग टूर पैकेज में यही दिक्कत आती है।
आगे इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे कि सिक्किम घूमते समय किन और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुबह जल्दी 4 से 5 बजे के बीच निकलना होता है। लेकिन हमारे साथ जो टूरिस्ट थे उनमें से कुछ लोग समय पर तैयार नहीं हुए और ड्राइवर ने भी रात को नहीं बताया कि सुबह किस समय चलना है। वो भी बेफिक्र थे। अब भैया जब ड्राइवर को ही चिंता नहीं है तो फिर टूरिस्ट क्या करें। इसलिए जो है हम लेट हो गए और 7 बजे के आसपास निकले। अब पुल के पास तक कुछ दूर सड़क धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी। वाहन चालक और अन्य टूरिस्ट मोबाइल कनेक्ट करके अपनी अपनी पसंद के गाने बजा रहे हैं। ये उनकी चॉइस है। मुझे कॉपीराइट की चिंता है, इसलिए मैं पूरा गाना नहीं सुनवाऊंगा, बीच बीच में कट कट करता रहूँगा। आपको तो सॉन्ग सुनकर आनंद आ जाएगा, और भाई साहब कॉपीराइट लग गया तो मेरी वीडियो खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पुल के पास गाड़ी कुछ देर के लिए रुकेगी। रास्ते में 2-3 स्थानों पर गाड़ी रुकती है, जिससे टूरिस्ट फ्रेश हो सके और आसपास के व्यू को देखकर एंजॉय कर सके। ये 170 फीट लंबा लोहे का जीमा ब्रिज है। इस नाम से आगे और भी ब्रिज आएंगे। कंस्ट्रक्शन इसका जो किया गया था वो मार्च 2007 में हुआ था। नॉर्थ सिक्किम में पुलों पर लिखा रहता है कि एक बार में केवल एक ही वाहन ब्रिज को पार करे। नीचे बहती हुई रिवर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। पत्थरों से टकराकर पानी सफ़ेद हो रहा है। ये शायद लाचेन नदी है। इसका पानी गुरु डोंगमार लेक के आसपास के ग्लेशियरों से आता है, वो आगे देखेंगे। ये तीस्ता की सहायक नदी है, इसलिए कुछ लोग इसको तीस्ता भी बोलते हैं। नदी कैसे बनती है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए अब पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह के पुल ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इसलिए 1 व्हीकल एट ए टाइम लिखा होता है। पुल पार करके अब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे। अभी मौसम पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ी धुंध है, इसलिए मैंने अभी तक गोप्रो कैमरे का यूज नहीं किया, क्योंकि कम विजिबिलिटी में ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। मतलब पूरी रोशनी ना हो तो वीडियो इसकी थोड़ी हल्की आती है, इसलिए मैं फ़िलहाल मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। एक्शन कैमरा आगे उपयोग में लाएंगे। पेड़ों से घिरे रास्ते से गुजर रहे हैं। ये रहा वाटरफॉल। वाटरफॉल कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। इस रास्ते पर वाटरफॉल तो हैं, लेकिन उतने नहीं जितने गंगटोक से लाचेन तक के रूट पर मिले थे। वहाँ बटरफ्लाई वाटरफॉल, 7 सिस्टर्स, मियोंग झरना, नागा फॉल्स जैसे बड़े झरने देखने को मिले थे। नॉर्थ सिक्किम में मौसम बदलता रहता है। सामने ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माउंटेन पर बर्फ़ भी इंक्रीज होती जाएगी। बर्फीली चोटियाँ देखने पर टूरिस्टों में एक्साइटमेंट लौटने लगा, वरना कुछ लोगों को जो है सुस्ती आ रही थी। ऐसे ही पड़े थे बेचारे गाड़ी में उदास, लेकिन जब बर्फ़ देखी तो उनके चेहरे खिल गए। आगे काला पत्थर पर ये बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये गाड़ी है जो ऊपर से गिरी थी और इसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। सड़क में आप जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का ट्रक है, जिसमें 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 13 सैन्यकर्मी स्वर्गवासी हो गए। देखिए ये वो गाड़ी है जो अपने जवानों से भरी हुई थी और नीचे यहाँ पर आकर गिरी है। सोच कर ही रूह कांप जाती है। 16 भारतीय जवानों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई थी।
इस क्षतिग्रस्त वाहन को देखकर रूह कांप जाएगी कि जब इस वाहन का ये हाल है तो इसके अंदर अपने जवानों की क्या स्थिति हुई होगी। अच्छा, ये जो टूटी हुई यहीं से गिरी थी रेलिंग? भारतीय सेना उनका जो ट्रक जा रहा था यहाँ ऊपर, और उस दौरान मतलब ट्रक पूरी चढ़ाई नहीं चढ़ पाया, उनका जो वाहन होता है, तो वहाँ वो मतलब यहाँ से फिसलते हुए यहाँ से नीचे उनका वाहन गया था। उसमें 16 हमारे जो वीर सैनिक थे वो जो है शहीद हो गए। यहाँ से पूरा उनका वाहन गिरा था और नीचे वो वाहन पड़ा हुआ है। तो ये देखिए रेलिंग भी टूटी हुई है, यहीं से उनका वो वाहन गया था। ये बात है 23 दिसंबर 2022 की, जब इंडियन आर्मी के 3 ट्रक सुबह चटन से थांगू की ओर जा रहे थे। आप देख ही रहे हैं कि ऊपर कितनी चढ़ाई है मोड़ पर। उनमें से सुबह 8 बजे जब ट्रक एक मोड़ पर पहुंचा चढ़ाई पर और ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो उस समय उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस कारण ट्रक फिसलकर नीचे जा गिरा। इसमें भारतीय सेना के 16 जवान थे, जिनका इस हादसे में स्वर्गवास हो गया। घायल 4 जवानों को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। ये हादसा लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा 3 में हुआ था। ये उन वीर सैन्य कर्मियों के नाम हैं जिन्होंने देश के बॉर्डर पर जाते समय अपने प्राण गंवाए थे। ये जवान बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल राज्य से थे। अब 2025 चल रहा है। बात भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन दुख तो दुखी होता है ना। जिनके घरों से ये वीर सपूत गए हैं, उनको याद करके वो आज भी रोते होंगे। भले ही ये जवान युद्ध में शहीद ना हुए हों, लेकिन देश के बॉर्डर पर रहकर अपने देश की सेवा और रक्षा तो कर ही रहे थे ना। उन सभी को मेरा सत सत नमन है। उनके घर वालों के लिए हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं। जय हिंद। गुरुडोंगमार लेक तक सड़क सिंगल लेन की है। वैसे तो ज़्यादातर रोड ठीक है, पर बीच बीच में कहीं पर थोड़ी बहुत कंडीशन ख़राब मिलती रहती है सड़क की। चूँकि ये एरिया बॉर्डर के पास है, जहाँ सड़क बनाने का काम सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी तो हर तरफ पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन आगे बर्फ़ बढ़ने से ये गायब हो जाएंगे। आवाज़ बढ़ाओ। और मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दोस्त गाना बढ़िया पर कंडीशन अलग है। ये गाना तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से थोड़ा अलग है। हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसके साइड में गहरी खाई है और सॉन्ग प्ले हो रहा है कि मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। मतलब गए तो गए। खैर, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पहाड़ों पर घूमता रहता हूँ, तो अब आदत बन गई है। हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है, उनके ड्राइवर और हमारी गाड़ी के ड्राइवर आपस में ताऊ चाचा के लड़के हैं। मतलब भाई भाई हैं, तहेरे चचेरे। ये बोल रहे थे कि हम ज़्यादातर साथ ही चलते हैं। सुनने में अच्छा लगा। मित्रों, ये बात थोड़ी टॉपिक से अलग हो जाएगी, लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन के सुख दुख बांटने के लिए अपनों के साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी जीवन खुशहाल होता है। पहले तो ऊपर पहाड़ पर बर्फ़ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सड़क किनारे बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई, यानी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अभी क्या, अभी तो आगे आगे देखिए, आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। तेरी मेरी कहानी। मित्रों, अब मैं आपको अपने पैकेज के बारे में बताता हूँ, जिससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि यहाँ पैकेज कैसे काम करते हैं और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैसे डील करनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा पैकेज 6 डेज और 5 नाइट्स का था, जिसके लिए मैंने 13,850 रुपये पे किए थे। ये आपके सामने डिटेल चल रही है। इसको मैंने जो है टूर कंपनी से बात करके फ़ोन पर बुक किया था, लेकिन जब मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा तो रेट कम दिखाई दे रहे थे। मैं उनसे बोला कि आपने मुझसे ज़्यादा रुपए ले लिए,
जबकि वेबसाइट पर कम शो हो रहे हैं। टूर एजेंट और मेरे बीच काफ़ी देर बात हुई। मैं बोला कि जो मैंने आपको 2000 रुपये एडवांस दिए हैं प्लीज़ उनको वापस कर दीजिए। मैं आपकी वेबसाइट से ही टूर प्लान बुक कर लूँगा क्योंकि वहाँ सस्ता है। बातें होती रहीं। फिर काफ़ी देर बाद टूर एजेंट बोले कि आप रुपए वापस मत लो, हम इसके बदले आपको 1 दिन का जो है गंगटोक में एक्स्ट्रा स्टे दे देंगे। मैंने थोड़ा सोचा, अब चूँकि मेरे पास समय था, कुछ दिन एक्स्ट्रा थे 1-2 दिन, तो मैंने हाँ कर दी। इस तरह मेरा पैकेज 1 दिन बढ़कर हो गया 7 डेज 6 नाइट्स का। लेकिन अभी चैलेंज ख़त्म नहीं हुए थे। इस प्लान में बाद में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जो आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। यहाँ निर्माण कार्य प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर सिक्किम में सड़कों, पुलों, सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचों को बनाया जा रहा है। पुल पार करके चढ़ाई और बढ़ती जाएगी। हमें और ऊपर चढ़ते जाना है क्योंकि लाचेन सी लेवल से 2600 मीटर की हाइट पर है और काला पत्थर है करीब 4500 मीटर से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर। तो वहां पहुंचने के लिए ऊपर तो जाना ही होगा ना। आगे जाम लगा है। जमी बर्फ़ से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ठंड होगी। बर्फ़ के धीरे धीरे पिघलने और अत्यधिक ठंड होने से इस तरह बर्फ़ का नुकीला हथियार सा बन गया है। लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं है। बर्फीली तलवारबाजी देखिए। मैंने वाहन चालक की तलवार तोड़ दी। मैं विजयी हुआ, मैं जीत गया। बर्फ़ पिघलने से रोड पर ब्लैक आइस का खतरा होता है जिससे फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसी जगह संभल कर चलना होता है। जब बर्फ़ ज़्यादा होती है तो गाड़ी वाले टायरों पर जंजीर बांध लेते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे लंबा जाम लगा है। रास्ता छोटा और ख़तरनाक है। बर्फ़ जमी है और गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई जिस कारण दूर तक ट्रैफिक है। जमाने वाली ठंड है लेकिन बर्फ़ दिखे और टूरिस्ट आनंद ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए फ़ोटोशूट चल रहा है। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। 1 घंटे का जाम है। बाहर ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ज़्यादा ठंड है। इसलिए मैं अंदर गाड़ी में आकर बैठ गया। मौसम खुल गया तो सोचा कि टैक्सी के शीशे पर एक्शन कैमरा लगा दूं जिससे अपने आप वीडियो बनती रहे। लेकिन शीशे पर कोहरे और नमी से गोप्रो चिपक नहीं पा रहा था। शीशे पर बार बार वो नीचे गिरता जा रहा था। मैंने सोचा कि जब आगे धूप आएगी तो शीशा सूख जाएगा, तब लगा लूँगा। थोड़ी दूर आगे चले थे कि फिर से लंबा जाम लग गया। इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं ट्रैफिक की। इसलिए लाचेन से सुबह जल्दी निकलने के लिए कहा जाता है क्योंकि रास्ते में काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। हम तो 7 बजे निकले थे, लेकिन जो हमसे पहले आए थे ना, वो भी आगे ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर बर्फ़ हल्की पिघलनी शुरू हो जाए या उस पर से वाहन गुजरते रहें तब रोड पर फिसलन होने लगती है। इसलिए यहाँ बड़ी गाड़ी अलाउ की जाती है। इस समय हम कालेपचू ब्रिज पर खड़े हैं जिसका उद्घाटन 27 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था। इस पुल का निर्माण, पुल के नाम में जो चू शब्द है, सिक्किम में इसका प्रयोग रिवर नदियों के लिए किया जाता है, जैसे लाचेन और लाचुंग चू, यानी लाचेन एवं लाचुंग नदी। पुल 30 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा है। अब क्या करें, ट्रैफिक है, करने को कुछ नहीं है, तो पुलों की लंबाई चौड़ाई सुन लो। खैर, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अब इस इंसान को भी ज़रा सुन लेते हैं कि इसे क्या दिक्कत है। देखिए भाई, जाम लगा हुआ है बहुत लंबा और हवा चल रही है ठंडी। वहाँ से और वहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर का जाम है। ये मैं ही हूँ। 2-2.5 घंटे तो नहीं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा जरूर लगने वाला है। नीचे बह रही नदी ऊपर ग्लेशियरों से आती है जहाँ गुरुडोंगमर लेक का एरिया है। ये रिवर लाचेन में लाचेन चू
के नाम से जानी जाती है। पुल पार करके हम थोड़ा सा आगे आ गए। ड्राइवर भाई साहब बोले कि अभी काफ़ी देर तक जाम नहीं खुलेगा, मैं यहाँ टैक्सी खड़ी कर देता हूँ, आप घूम लीजिए। यहाँ आसपास सेना है, प्राइवेसी के चलते मैं पूरा व्यू नहीं दिखाऊंगा। भारतीय सेना के जवान यहाँ दिख जाएंगे, उनके साथ कुछ समय बिताकर उनका अनुभव जान सकते हैं। उनसे कुछ देर मैंने बात करके उनके बारे में जब जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मौसम में छोड़ो, यहाँ से आगे जो गुरुडोंगमा लेक है ना, वहाँ तो हवा बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन भी नहीं आती ठीक से और सर चकराने लगता है, उल्टी, दस्त और मतलब सांस लेने में कठिनाई, इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन भारतीय सेना वहाँ पर भी है। तो सोचो, हमारा तो घूमने का काम है, घूम कर वापस आ जाएंगे, लेकिन ये बेचारे यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी रहेगी। जैसा एक लाइन लिखी रहती है ना कि आपके लिए जो एडवेंचर है वो हमारे लिए ड्यूटी है। ये हमारे रक्षक हैं जिनकी वजह से भारतवासी आराम से रह पाते हैं। मैं जब भी दूर स्थानों पर, खासकर बॉर्डर एरिया में जाता हूँ, बॉर्डर राज्यों में जहाँ दूसरे देश की सीमा होती है, वहाँ तिरंगा लेकर जाता हूँ। अपने देश की आन बान और शान, तिरंगे को जैसे ही हाथ में थामते हैं ना, तो एक अलग ही अनुभव होता है। ये कोई झंडा मात्र नहीं है, भारतवासियों का प्राइड है। जय हिंद। ये जगह शायद याथांग है, जो लाचेन से 26 किलोमीटर पर है। यहाँ से थांगू वैली 5 किलोमीटर आगे रह जाता है। याथांग और आगे थांगू वैली में ज़्यादातर घर या दुकानें जो हैं लकड़ी और पत्थर से बनी है। गाड़ी के शीशे पर कैमरा लगा दिया, ये वीडियो उसी से बन रही है। मैंने YouTube पर कुछ वीडियोज़ देखी थी, उनमें वो बता रहे थे कि लाचेन से पहले जो टुंग चेक पोस्ट आती है, जिसको मैं पिछले एपिसोड में दिखा चुका हूँ, ये कहा जाता है कि उससे आगे एक्शन कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। उसको चेक पोस्ट पर ही छोड़ना पड़ता है, जो वापस आते समय आप ले सकते हैं। वो टूरिस्ट जब आए होंगे तो उनके हिसाब से ऐसा हुआ होगा, वो अपने हिसाब से ठीक होंगे। लेकिन जब मैंने कुछ लोकल लोगों से, पुलिस वालों से और सैन्य कर्मियों से पूछा, तो वो बोले कि आगे एक्शन कैमरा ले जा सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन जहां आर्मी कंटेनमेंट जोन यानी आर्मी का ठिकाना हो, वहां वीडियो मत बनाइएगा। बाकी कहीं भी शूट कर सकते हैं। ड्रोन की बात करें तो यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। रास्ते में बीच बीच में फोर्स के कैंप बने हुए हैं। बॉर्डर पास है तो कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ये सावधानी रखें, जहाँ फोर्स हो वहाँ की वीडियो मत बनाना। उसके अलावा कहीं पर भी हम बना सकते हैं। अगर कहीं आपको ये लग रहा हो कि यहाँ की वीडियो बना सकते हैं या नहीं, तो कन्फर्मेशन के लिए फौजी भाइयों से पूछ लेना। इंडियन आर्मी और बाकी फोर्स जो है बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अगर किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो बेझिझक इनसे पूछ सकते हो, वो आपको सही जानकारी देंगे। आगे वाली गाड़ी कुछ ज़्यादा ही धुआं छोड़ रही है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। धुएं से याद आया कि सिक्किम में जब मैं था ना MG मार्ग में, जो कि गंगटोक में है, तो वहाँ पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी जो वातावरण में हवा की क्वालिटी को नापता है कि आप जो हवा ले रहे हैं वो कैसी है, उसमें प्रदूषण किस लेवल का है, वो ये काम करती है AQI। तो गंगटोक में AQI केवल 44 थी, जो अच्छी क्वालिटी की एयर है। जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ तो शायद 25 के आसपास होगी। कैमरा बंद कर लो ना। हम पहुँच चुके हैं लाचेन से 30 किलोमीटर और याथांग से 5 किलोमीटर आगे थांगू वैली में। यहाँ पर खाने के लिए आधा से 1 घंटा रुकेंगे। खाना पैकेज में इंक्लूड रहता है, अलग से रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ सिक्किम में पैकेज में सिंपल फूड मिलता है, लेकिन इतना भी साधारण नहीं होना चाहिए कि खाने के नाम पर सिर्फ ब्रेड और जैम दिए जाए। मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि किस तरह का फूड यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको लिस्ट में लिखी हुई कोई चीज़ खानी है, ये सामने जो लिखी है, तो अलग से रुपए देने होंगे। फ्री में तो सिर्फ ब्रेड जैम ही मिलेगा। बताइए यार कि सिंपल खाना दो, लेकिन इतना भी थोड़े कि पेट सही से ना भर सके। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पैकेज में खाना शामिल होना या ना होना एक सही मान सकते हैं। वाइन के बारे में भी लिखा है
बता दूं कि नॉर्थ सिक्किम में कई दुकानों पर दारू बिकती हुई मिल जाएगी। वाइन शॉप पर नहीं बल्कि छोटी छोटी दुकानों पर भी ये उपलब्ध रहती है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। और ये लीगल है, मतलब वैध है। सिक्किम में टैक्स नहीं लगता, इसलिए अल्कोहल काफ़ी सस्ती है। मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं पैक बनाने मत लग जाना कि भाई सस्ती है तो खूब पियो, ऐसा मत करना। और ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर तो भूल कर भी मत ट्राई करना, बिल्कुल नहीं पीना। थंगू घाटी में कई छोटी छोटी नदियाँ और नाले हैं, जिनमें मुख्यतः लसूर चू, थांगू चू और चोपता चू है। चू यानी कि नदी। और अब खबरें मौसम विभाग से। सीधा ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता की ओर, जहां वो मौसम का अपडेट दे रहे हैं। भाई लोगों, धूप भले ही निकल रही है यहाँ पर, लेकिन जो है ठंड बहुत ज्यादा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, टेम्परेचर है माइनस कितना, माइनस। आप नदी देखिए, हम तो खैर ठिठुरते ही रहेंगे आने वाले कुछ दिन और। यहाँ लंच के लिए रुके हैं और यहाँ से है काला पत्थर करीब 40 मिनट की दूरी पर। थंगू वैली में सी लेवल से 2962 मीटर की हाइट पर वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट यानी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना डोसा केंद्र है, डोसा पॉइंट। इसमें कम रुपए में डोसे का स्वाद ले सकते हैं। डोसा इसलिए मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि इसको मद्रास रेजिमेंट चलाती है। अब चूंकि इंडियन आर्मी के अंडर ये चल रहा है तो सस्ता है। थंगू में चेक पोस्ट पर परमिट चेक होता है। परमिट पैकेज के साथ टूर कंपनी वाले बना कर देते हैं। आपको बस अपनी एक आईडी देनी है कोई, जैसा है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ दे दीजिए और साथ में फ़ोटो। बाद में उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ बना कर देना। अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो थंगू में रात को ठहर भी सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन पैकेज वाले लाचेन में स्टे कराते हैं। अपनी खुद की कार से भी नॉर्थ सिक्किम घूम सकते हैं, लेकिन वो आपके नाम पर होनी चाहिए। साथ ही परमिट और सेना की परमिशन पूरी कर लोगे तो खुद के वाहन से भी आ सकते हैं। अगर इस घाटी में खिलते हुए अल्पाइन फूल देखना चाहते हैं, मई जून महीना ठीक रहेगा। थंगू गांव में कई खानाबदोश जनजातियां नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं। थंगू के पास से एक रास्ता सी लेवल से 4023 मीटर की हाइट पर चोपता वैली के लिए जाता है। इसके लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक करके जा सकते हैं। नीचे बसी ये एक सुंदर घाटी है जिसमें गर्मियों में फूल खिलते हैं। चोपता वैली से मुगुथांग घाटी का भी ट्रैक होता है। थंगू के बाद व्यू चेंज होने लगेंगे, पेड़ कम होते जाएंगे और ऊंचाई के साथ बर्फ़ बढ़ती रहेगी। अगर आपको केवल नॉर्थ सिक्किम के लाचेन और लाचुंग जाना है तो इसके लिए जनरली 3 days 2 nights का पैकेज बनता है, जिसमें पहले दिन गंगटोक से लाचेन, डे 2 में लाचेन से गुरुडोंगमर लेक देखने के बाद लाचुंग में स्टे, तीसरे दिन लाचुंग से युमथांग वैली और 0 पॉइंट घूमकर वापस गंगटोक छोड़ दिए जाते हैं। ये टूर जो अगर आप शेयरिंग में करते हैं तो पर पर्सन 2500 रुपये से 3500 रुपये के बीच में हो सकता है। बाकी आपके आने के सीज़न पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कभी कभी जो है ना यहाँ पर रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं और कभी सस्ते भी हो जाते हैं। ये टूर प्लान तो सही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है जो सफ़र करने पर आपको बड़ी भी लग सकती है। वो ये कि इस तरह का प्लान काफ़ी हैक्टिक भरा होता है, जिसमें कुछ समस्याएं होती हैं, बस भाग दौड़ सी लगी रहती है। पहले दिन गंगटोक से लाचेन 125 किलोमीटर जाएंगे। दूसरे दिन सुबह को जल्दी उठकर लाचेन से 65 किलोमीटर दूर गुरुडोंगमर लेक पहुंचना है और फिर वापस भी आना है। हम वापस लाचेन में आ जाएंगे उसके बाद, और फिर लाचेन में लंच करके 50 किलोमीटर दूर लाचुंग भी जाना है। लाचुंग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, तो डे 2 में किलोमीटर हुआ 180। डे 3 में लाचुंग से युमथांग वैली और 0 पॉइंट 50 किलोमीटर जाना होता है। उसके बाद फिर लाचुंग में आकर गंगटोक पहुंचना है, जो कि 167 किलोमीटर है। तो तीसरे दिन में किलोमीटर हो गए हमारे 217 किलोमीटर।
अब अगर हम तीनों को जोड़ दें, जैसे गंगटोक से लाचेन, लाचेन से गुरुडोंगर लेक, वहाँ से फिर लाचुंग, उसके बाद 0 पॉइंट और लास्ट में गंगटोक रिटर्न को सबको ऐड कर दें तो ये कुल मिलाकर हुआ 522 किलोमीटर। इतना हमें 3 दिन में गाड़ी से चलना है। बाकी अगर काला पत्थर, माउंट कटाव जैसी कुछ और जगह को जोड़ दोगे तो किलोमीटर और बढ़ जाएंगे। तो सोचिए करीब 550 किलोमीटर केवल 3 दिन में। बस ऐसा लगता है कि हमें वहाँ जाना है, उसको छूकर एकदम से वापस आना है। ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, ये कोई मैदानी एरिया नहीं है, खतरनाक पहाड़ों का है और ऊपर से टैक्सी में ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट भर लेते हैं। उस कारण लंबे सफ़र में बैठने और एडजस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। रात को लेट पहुंचकर सुबह को जल्दी उठना होता है तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इस तरह और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना टूरिस्ट को करना पड़ता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट टूर पैकेज वालों की भी कोई गलती नहीं कह सकते और ना ही ड्राइवर की। तो फिर गलती है किसकी? एकदम जन्नत वाला फीलिंग आ रहा है। लाइफ फुल पैसा वसूल। रेड जोन स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ से रेड जोन स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा संभल कर चलना होगा। सड़क पर ब्लैक आइस है तो डिंग डोंग का खतरा रहता है, मतलब फिसलने का, इसलिए थोड़ा स्लो चलना होगा। लेकिन ये अनुभवी ड्राइवर है, इनका रोज़ का काम है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो गई है। डायरेक्ट टूर पैकेज वालों की भी कोई गलती नहीं कह सकते और ना ही ड्राइवर की। तो फिर गलती है किसकी? क्योंकि उन्हें तो जैसा रुपए देंगे वो वैसे ही प्लान आपको बनाकर दे देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुडोंगर लेक और 0 पॉइंट देखने के बाद जब हम वापस होते हैं ना, तो वापस ना होकर एक नाइट का एक्स्ट्रा स्टे लाचेन और लाचुंग में दे दिया जाए, जिससे थोड़ी मदद मिलेगी, पर्याप्त आराम भी मिल जाएगा और नेचर को अच्छे तरह से देख भी पाएंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि अगर जल्दी है तो 3 डेज 2 नाइट्स का पैकेज ले लीजिए, और अगर रुपए तथा समय आपके पास है तो इसमें 2 दिन और जोड़ लीजिए, एक लाचेन में स्टे एक्स्ट्रा और एक लाचुंग में। तो इस तरह नॉर्थ सिक्किम का पैकेज हो जाएगा 5 डेज और 4 नाइट्स का। बाकी आपकी मर्जी। मुझे और अन्य टैक्सी में बैठे हुए पर्यटकों को ये दिक्कत हुई थी तो मैंने बता दी, ताकि आप अपने हिसाब से तैयार होकर आ सकें कि कैसा टूर होने वाला है। यात्रीगण कृपया अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए। रास्ते घूम घूम कर और ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम काला पत्थर की ओर बढ़ रहे हैं। पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जैसे पीछे जंगल थे, ऐसा अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ऊंचे स्थानों पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ने से पेड़ नहीं उगते। वो सामने वाटरफॉल है। दरअसल अब वो पूरी तरह से वाटरफॉल नहीं रहा, बल्कि पानी के साथ ऊपर से बर्फ़ भी गिर रही है, तो वो वाटर स्नोफॉल है। सामने देखिए क्या गजब का व्यू है। बर्फीले पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ घूमने के सबसे अच्छे मौसम को देखते हैं। अगर सर्दियों की बात करें तो दिसंबर लास्ट से फरवरी तक यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है, जिस कारण ज़्यादातर समय लेक का रास्ता बंद रहता है, जिससे आपको बिना झील देखे हुए वापस लौटना पड़ सकता है। इसके बाद मार्च के महीने से बर्फ़ धीरे धीरे रास्ते की जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है और सड़क खुल जाती है। तब गुरुडोंगर लेक बिल्कुल जमी हुई मिलती है। टेम्परेचर -5 तक पहुंच जाता है या फिर उससे भी कम। अप्रैल में भी कंडीशन कुछ हद तक मार्च की तरह ही होती है, बस थांगू वैली में जो है फूल खिलते हैं। फिर मई से जून का समय भी अच्छा माना जाता है। उस समय लाचेन से थांगू तक काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। तब कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी जगह बर्फ़ समाप्त हो चुकी होती है। जुलाई अगस्त मानसून सीजन में हैवी बारिश और लैंडस्लाइड से दिक्कत हो सकती है।
तब लेक में बर्फ़ ना के बराबर बचती है। इसके बाद मिड सितंबर से बारिश कम होने लगती है और नवंबर तक काफ़ी लोग आते हैं। लेक पूरी तरह पिघल चुकी होती है। दिसंबर में सर्दी फिर लौट आती है। अगर कुल मिलाकर कहूँ तो गुरु डोंगमार लेक देखने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का मान सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी भैया, कभी भी आ जाइए। काला पत्थर क्षेत्र शुरू हो गया। दरअसल काला पत्थर कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है। इस आसपास के एरिया में पहाड़ पर सफ़ेद बर्फ़ के नीचे काली चट्टानों को जो है काला पत्थर कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ब्लैक रॉक या ब्लैक स्टोन। आसान भाषा में कहूँ तो काले रंग के ये पहाड़ काला पत्थर हैं। सी लेवल से 4526 मीटर की हाइट पर बसे इस क्षेत्र में सर्दियों में तो स्नो रहती ही है। गर्मियों में भी लोग बर्फ़ देखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि चलो भाई कोई कहीं बर्फ़ ना मिलेगी तो काला पत्थर तो जो है मिल ही जाएगी। कुछ लोग इस जगह को सिक्किम का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ये नेपाल तक फैला है। जब टूरिस्ट आते हैं तो यहीं कहीं आसपास रुककर बर्फ़ का आनंद लेते हैं। हमारी टैक्सी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेगी। काला पत्थर पैकेज में शामिल नहीं होता, ये ऑप्शनल है। अगर आपको यहाँ जाना है तो ड्राइवर को 300 से 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से अलग से देने होंगे। यानी कि ड्राइवर को पूरी गाड़ी के 3 से 3,500 रुपये मिल जाते हैं। तभी आप ड्राइवर से बात कर लीजिए कि हमें वहाँ जाना है, तो वो उसी हिसाब से रुपये चार्ज कर लेगा। पर्यटक तिरंगे के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ से तिब्बत 40 से 50 किलोमीटर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बॉर्डर एरिया में देशभक्ति अपने आप जाग जाती है। मतलब एक्साइटमेंट रहता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मन करता है। जब ऐसे बॉर्डर एरिया पर हम आते हैं और तिरंगा हाथ में आ जाए तो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। अब मित्रों मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूं। तो देखिए ये है सिक्किम में काला पत्थर। अब काला पत्थर हो गया स्नोफॉल से, मतलब बर्फ से हो गया सफ़ेद। तो इस टाइम ये है सफ़ेद पत्थर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि पूरे रास्ते पर बर्फ़ है। क्योंकि अगर आगे गए तो फिर आगे की जगह ऊपर चले जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं भाई साहब, यहाँ ऑक्सीजन कम है और ठंड भी लग रही है। ठीक है, लो भाई, धन्यवाद। चलिए मित्रों, अब काला पत्थर से गुरु डोंगमार लेक की ओर चलते हैं, जो 44 किलोमीटर है। वहाँ जाने के लिए थांगू वैली जाने की ज़रूरत नहीं है। थांगू से थोड़ा आगे एक रास्ता गुरु डोंगमार लेक की ओर जाता है। थांगू वैली से इसकी दूरी 30 से 32 किलोमीटर है। नीचे उतरते कर्व दिख रहे हैं सारे। आगे का ये सफ़र आपको लद्दाख स्पीति की याद दिलाएगा। वहाँ भी ऐसा ही रास्ता है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट का लद्दाख भी कह सकते हैं। अगर आप वहाँ गए होंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। ये रास्ता चीन की ओर जा रहा है। मतलब हम शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सावधान शी जिनपिंग, तूने कोरोना फैलाया, अब हम आ रहे हैं चाइना। कहाँ चला गया मैं? क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के पास चल रहे हैं। सीमा के उस पार चीन द्वारा कब्जाया गया तिब्बत है, इसलिए रास्ते पर भारतीय सेना के कैंप और चौकियां बनी हैं। कृपया उन सैन्य ठिकानों की वीडियो मत बनाइएगा। सिक्किम में बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा पर्यटक नॉर्थ सिक्किम घूमने आते हैं। ये सिक्किम का सबसे खूबसूरत ज़िला था या है। था इसलिए
क्योंकि सिक्किम में पहले 4 जिला हुआ करते थे, 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम डिसाऊ के नाम से था, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ सिक्किम। लेकिन 21 दिसंबर 2021 को इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बदलकर गंगटोक, ग्यालसिंग, नामची और मगन कर दिया गया। साथ ही पाक्योंग और सोरेंग 2 नए जिले बनाए गए। इन 6 जिलों में एरिया के मामले में सबसे बड़ा जिला वो है नॉर्थ सिक्किम यानी कि मंगन, और ये जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला है, मतलब ज़मीन ज़्यादा है और जनसंख्या कम। ये क्षेत्र मेन सिक्किम से काफ़ी दूर वीरान सा लगता है, सुविधा कम है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है और बॉर्डर एरिया है। इस तरह की अन्य कुछ वजहों से जो है इस ज़िले में आबादी कम है। ये है समुद्र तल से 5430 मीटर की हाइट यानी 17,800 फीट की ऊंचाई पर बसी गुरु डोंगमार लेक, जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे ऊंची झीलों में से एक है, लेकिन इससे ऊंची झील कहीं नहीं दिखाई दी, तो सबसे ऊंची इसको ही मान सकते हैं। एक आगे है, उसको ही बताएंगे कि वो कितनी ऊंची है। झील बिल्कुल जमी हुई है, जिसके ऊपर कुछ टूरिस्ट चलते भी हैं। मैं आपको गर्मी और सर्दी दोनों की ये गुरु डोंगमार लेक दिखाऊंगा कि गर्मी में कैसी लगती है और विंटर में कैसे हो जाती है। क्योंकि ये स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो माउंटेन सिकनेस होना आम बात है, इसलिए यहाँ ज़्यादा देर तक ना रुकें। 15 मिनट का समय ठीक रहता है। थोड़ा और रुकना चाहें तो 30 मिनट तक कर सकते हैं ये समय, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल भी ना रुकें। उसके बाद शरीर में समस्या हो सकती है, जैसे उल्टी आना, सांस फूलना, सर दर्द, घबराहट वगैरह। इससे बचने के लिए यहाँ से जल्दी निकल जाइए। पानी पीते रहें, पॉपकॉर्न भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग कपूर सूंघने को भी फ़ायदेमंद बताते हैं, लेकिन वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इन पहाड़ों के दूसरी ओर चाइना द्वारा कब्जाया गया तिब्बत है, जो कि काफ़ी पास है, होगा करीब 5-6 किलोमीटर के आसपास। झील की 5.25 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है, जिसमें 2.5 घंटे का समय लगता है। ये झील तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ झीलें इन पहाड़ों में भी छिपी हैं, जिनका कुल एरिया इस झील का 290 एकड़ का है। इस झील का पानी आता कहाँ से है, इसको मैप से समझते हैं। ये है गुरु डोंगमार लेक। अगर हम इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो वेस्ट अपर एंड ईस्ट अपर नाम से भी 2 गुरु डोंगमार लेक के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको मेन लेक से नहीं दिखाई देगी। इसके लिए झील से चलकर थोड़ा सा ऊपर आना होगा। अब अगर हम इन दोनों के झील के और पीछे चलें तो पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फ़ दिखाई देगी। ये ग्लेशियर हैं, इनके पिघलने से पानी दोनों झीलों में जाता है और फिर इन दोनों झीलों का पानी नीचे मुख्य लेक में जाकर मिलता है। इस तरह ये लेक बनती है। इस तरह लेक का पानी लगातार बना रहता है। बाकी कुछ और झील इन पहाड़ों ग्लेशियरों में है, जो जैसे पहले बताया दिखाई नहीं देती। यहीं पर कंचनजंगा पीक है, जो 8,586 मीटर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही सिनीओल्चू नाम से भी एक चोटी दिखाई देती है। सैटेलाइट व्यू में देखने से ये एरिया जो है कितना कमाल का लग रहा है। लेक के पास याक और कुछ भेड़ें घूमती रहती हैं। अब देखिए, इस लेक की कहानी के बारे में, मतलब मान्यता के बारे में 2 जो है कथाएं या स्टोरी बताई जाती हैं। एक तो ये कि गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वो 8वीं शताब्दी में तिब्बत से वापस आते समय यहाँ आए थे। तब स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पानी की समस्या हो रही है। झील साल भर जो है ज़्यादातर समय जमी रहती है बर्फ़ से, जिससे पीने को पानी नहीं मिलता। तब पद्मसंभव जी ने अपने हाथ से जमी झील के एक छोटे से हिस्से को छुआ और वो भाग बर्फ़ से पिघलकर पानी बन गया। फिर लोग यहीं से पानी ले जाने लगे। मान्यता है कि तभी से लेक का एक छोटा सा हिस्सा सर्दी में नहीं जमता। चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, वो पानी ही रहता है और बाकी झील जम जाती है। इसलिए इसको गुरु पद्मसंभव जी का
आशीर्वाद के रूप में माना जाता है और इसको चमत्कारी लेक कहते हैं। यहाँ एक बौद्ध मठ भी है। दूसरी स्टोरी सिख धर्म के बारे में है, जो गुरु पद्म संभव की कहानी के जैसे ही है कि 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे, तो गांव वालों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी छड़ी से झील के एक हिस्से को छुआ। तभी से वहाँ का पानी कभी नहीं जमता, जिससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर हुई। यहाँ पर सिखों के एक रेजिमेंट ने 1997 से 98 में एक छोटा गुरुद्वारा बना दिया था, जिससे बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और इसको अवैध निर्माण मानकर विरोध करने लगे कि तुमने यहाँ गुरुद्वारा कैसा बना दिया। बात सिक्किम सरकार पर गई, समिति गठित की गई। फिर गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान ने अपनी बात रखी और लास्ट में इसको बौद्ध धार्मिक स्थल माना। कमेटी ने इसको स्वीकार किया और 6 जुलाई 2001 को गुरुद्वारे को लाचेन मठ को सौंप दिया गया। तो देखिए, बौद्ध और सिखों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बौद्धों के द्वारा गुरु पद्म संभव और सिखों के द्वारा गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। दोनों की कहानी लगभग सेम है, एक जैसी है, लेकिन इस पर विवाद है। लेक पर विदेशी टूरिस्ट को जाने की परमिशन नहीं है। अगर वो फिर भी जाना चाहते हैं तो उन्हें होम मिनिस्ट्री से स्पेशल परमिट लेना होगा, जो कि मिलना लगभग नामुमकिन है। तो भैया, विदेशी लोग कृपया अपने घर ही रहें या भारत में और कहीं घूम लें। 1 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस लेक का दौरा किया था। गूगल मैप में गुरुडोंगमा लेक से 11.4 किलोमीटर दूरी पर एक और लेक दिख रही है, वो है सियो लेहामो झील। ये दोनों झील गुरुडोंगमर और ये वाली एक छोटी सी पहाड़ी धारा से जुड़ी हुई हैं। गुरुडोंगमर लेक का पानी सियो लेहामो लेक में बहता है। अगर लेक के नाम के उच्चारण में या वीडियो में अन्य किसी स्थान पर नाम लेने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। कंचनजंगा पर्वतमाला के नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत पठार से जुड़े एक ऊंचे पठारी एरिया में ये झील है, जिसकी सी लेवल से हाइट 5100 मीटर की है। कुछ जगह पर इसकी हाइट 5330 मीटर भी बताई गई है और किसी वेबसाइट पर तो इसको गुरुडोंगमर लेक से भी ज़्यादा ऊंचाई पर बताया गया है, 5486 मीटर लिखा है। हालांकि मैंने काफ़ी जगह खोजा तो पता चला कि ये गुरुडोंगमर लेक से ऊंची नहीं है। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे छो लिहामो चोलामू झील। हालांकि इस झील को देखने के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, मतलब इसे आप नहीं देख सकते। केवल विशेष परिस्थितियों में ही सेना का परमिट लेकर यहाँ जा सकते हैं। हर किसी को जाने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती। हो सकता है कि शायद कुछ ट्रैवल एजेंसी गुरुडोंगमा लेक से सियो लिहामो लेक तक 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी कराते हों, जैसे कि कहीं पढ़ने में आया था। लेकिन ये काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी कठिन ट्रैक है। यहाँ से चीन द्वारा कंट्रोल किया गया तिब्बत मात्र 4 किलोमीटर है। तो आप पहाड़ लांग कर चाइना जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि शी जिनपिंग बता, ये कोरोना कहाँ से आया, ये तूने कोरोना वायरस क्यों बनाया रे। चलिए अब हम वापस लाचेन की ओर चलते हैं। चलते चलते कुछ और बातें जान लेते हैं। सियो लिहामो झील में पोहुनरी ग्लेशियर, कांगसे ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर से पानी आता है। तीस्ता नदी भी गुरुडोंगमर लेक और इसी लेक तथा आसपास के ग्लेशियरों से निकलती है। मतलब उसका पानी यहीं से जाता है, जो आगे चुंगथांग में अन्य नदी मिलने से तीस्ता बन जाती है। चलिए, जब नदी बनने का जिक्र आ ही गया है तो थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा नहीं है कि नदी केवल एक ही ग्लेशियर से निकलती है और लास्ट तक उसी ग्लेशियर का पानी उसमें जाता है। यहीं का एग्जांपल देकर बताऊं तो जैसे यहाँ कई ग्लेशियर हैं, उनसे अलग अलग जगह से बर्फ़ पिघलकर पानी नीचे आता है, तब एक छोटी नदी सी बन जाती है। उसके बाद रास्ते में दूसरा ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से भी उसका पानी बहकर नदी में मिलता है। इसी तरह जगह जगह अनेकों धाराओं से, वाटरफॉल से पानी नदी में जुड़ता जाता है और नदी बड़ी होती जाती हैं, जो लंबी दूरी तक का सफ़र तय करती हैं। हाँ, एक बात और, गुरुडोंगमर लेक या जहाँ भी ऊंचे स्थानों पर
जाएं वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ज़्यादा उछल कूद ना करें। मुंह और कान ढक कर रखें। यहाँ काफ़ी ठंड लगती है, तो पर्याप्त गर्म कपड़े पहन कर आएँ। 5 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को परमिट नहीं मिलता। लेक से वापस थांगू वैली आ गए। यहाँ पर हमारे से आगे जो गाड़ी चल रही थी उनकी टैक्सी में टायर पंचर हो गया, जिसको वो चेंज कर रहे हैं। दोनों टायरों में हो गया क्या? लाचेन पहुंच चुके हैं। यहाँ लंच करके लाचुंग की ओर चलेंगे, जो 50 किलोमीटर है, और वहीं पर रात को स्टे करेंगे। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। सिक्किम सीरीज़ के अगले एपिसोड में लाचेन से लाचुंग की ओर रवाना होंगे और वहाँ युमथांग तथा 0 पॉइंट देखेंगे। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नीचे है रिवर और ऊपर जमी हुई है बर्फ। इसके नीचे से पानी निकल रहा है। ये भारत है और उधर है पहाड़ के दूसरी तरफ लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है तिब्बत, इसलिए इसको 0 पॉइंट कहा जाता है। जय हिंद।